नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द शिक्षा हाउस पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे समास के ऊपर। इसके प्रकार देखेंगे, इसके उदाहरण देखेंगे, है ना, और इसकी विस्तृत चर्चा हम करेंगे। समास समास क्या होता है, इसका संधि विच्छेद देखते हैं पहले। सम प्लस अस, सम प्लस अस। जो अस है यहाँ पर है धातु, और सम क्या है आपका उपसर्ग है। और इन दोनों के मेल से, उपसर्ग और धातु के मेल से निर्माण होता है समास, और जिसका अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्तीकरण या सम्मिलन, है ना। जो आपका सम उपसर्ग है इसका मतलब होता है भली प्रकार से, और अस धातु का मतलब होता है फेंकना। अब जो यहाँ पर उपसर्ग हैं आपके और जो प्रत्यय हैं, इनके ऊपर हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं एक वीडियो में। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो, उपसर्ग और प्रत्यय के। समास जो होता है इसकी परिभाषा किस प्रकार से दे सकते हैं हम। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होगा, दो या दो से अधिक शब्द मिलेंगे, उसके बाद उसका जो समास होता है उसका निर्माण होता है। समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं। कौन कौन से? उत्तर पद और पूर्व पद। जो आपका पूर्व पद होता है उसे, जो पहले वाला जो पद होगा उसे कहेंगे हम पूर्व पद, और जो बाद वाला या दूसरा पद होगा उसे कहते हैं हम उत्तर पद। समास जो है सजाती शब्दों से मिलकर बना होता है। समास जो एक जैसे सजाती शब्द से मिलकर बना होता है। समास के 15 उपभेद हैं। कितने उपभेद हैं समास के? 15 उपभेद हैं। और जो मूल भेद हैं समास के वो कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ये हैं आपके समास के 4 मूल भेद। और मुख्यतः पूछा जाए कितने भेद हैं तो टोटल हैं आपके 6। कौन कौन से? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, और उसके बाद जो कर्मधारय और द्विगु समास हैं या तत्पुरुष समास के ही भेद हैं। इस तरह अगर आपसे मूल भेद पूछें तो 4 और मुख्य भेद पूछें तो 6। यानी कि जो आपका कर्मधारय समास और द्विगु समास है यह किसके अंतर्गत आता है? तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। अब हम जो 6 भेद हैं समास के, इनको एक एक कर विस्तृत से चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अव्ययी भाव समास। जिस सामासिक शब्द का पहला पद, जिसको क्या बोला जाता है? पूर्व पद भी बोला जाता है, प्रधान हो और अव्यय हो। यानी कि प्रधान के साथ साथ क्या हो? अव्यय हो। अव्यय जो है इसको भी मैं पढ़ा चुका हूँ, और प्लेलिस्ट में अव्यय का वीडियो भी उपलब्ध है। अगर आपको अव्यय को अच्छे से समझना है तो आप वीडियो को देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। तो क्या परिभाषा इसकी कि जिस सामासिक शब्द का पहला पद प्रधान हो और अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। प्रायः इन शब्दों का प्रयोग क्रिया विशेषण की भांति होता है। इनका प्रयोग किस तरह से होता है? क्रिया विशेषण के इस हिसाब से इनका प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, यथाक्रम। यानी कि यथाक्रम का आप जब समास विग्रह करोगे तो क्या होगा? क्रम के अनुसार। यहाँ पर जो आपका यथा है ये क्या हो गया है? आपका अव्यय है। क्या है? अव्यय है ना। और यथा समय, समय के अनुसार। प्रतिदिन, हर दिन, दिन दिन या प्रत्येक दिन। ये एक तरफ मैंने समास लिखे हैं और दूसरी तरफ उनका संक्षेप विग्रह लिखा हुआ है। यथाक्रम का क्या होगा? क्रम के अनुसार। यथा समय का समय के अनुसार। प्रतिदिन, हर दिन, दिन दिन, प्रत्येक दिन। अच्छा, इसको जो अव्ययी भाव समास है इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि इसमें जो पूर्व पद होता है उसमें उपसर्ग होते हैं, है ना। तो आपको उपसर्ग जो हैं अगर समझ में आ जाते हैं
तो आप अव्ययी भाव समास को आराम से पहचान सकते हो। उपसर्ग में अनु, आ, प्रति, भर, यथा, बे, बा, यानी कि जो ये उपसर्ग होते हैं अगर ये लगते हैं किसी भी शब्द में तो वह अव्ययी भाव समास होगा। यथा का मतलब होता है अनुसार, बे का मतलब होता है बिना और बा का मतलब होता है साथ। इनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा है बेकाम, बेकाम, बे मतलब होता है बिना, काम मतलब काम, यानी कि बिना काम का। तो इसमें भी कौन सा समास होगा आपका? अव्ययी भाव समास। बेशर्म यानी कि बिना शर्म का। बतौर, अब ब मतलब होता है साथ, तौर मतलब तौर या तरीका यानी कि तौर के साथ, है ना। बदस्तूर, दस्तूर के साथ। प्रत्यक्ष, अक्षी के प्रति। समक्ष, अक्षी के सामने, यानी अक्षी मतलब आँखों के सामने। प्रत्येक, एक एक के प्रति। यथार्थ, अर्थ के अनुसार। तो ये आपकी पहचान है अव्ययी भाव समास की कि इसमें जो प्रथम पद होता है वो या तो अव्यय होगा या उपसर्ग होगा। इन दोनों में से जो भी फिट बैठता है ना, वो क्या हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो हैं उसको कैसे पहचानेंगे उसको देखेंगे। जिस समास में दूसरा या उत्तर पद प्रधान होता है, अवयवी में क्या था? पूर्व पद था, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और पहला पद गौण होता है। पहला पद क्या होता है आपका? गौण होता है। साथ ही विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। तत्पुरुष समास को पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि इसमें जो होता है विभक्तियों का लोप होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। अच्छा, इसमें जो विभक्ति होती है वह कर्म से लेके अधिकरण तक होती है। कर्म से लेके कहाँ तक होती है? अधिकरण तक होती है। तत्पुरुष समास के समान अधिकरण होने पर कर्मधारय समास बनता है। अगर तत्पुरुष समास जो है उसके समान अधिकरण से किसका निर्माण होता है? कर्मधारय समास का निर्माण होता है। इसके कितने उपभेद हैं? 8 उपभेद हैं। तत्पुरुष समास में विभक्ति को लोप कर्म कारक से प्रारंभ होता है। यह भी मैंने अभी बता दिया आपको कि इसमें जो विभक्तियाँ होती है वो कर्म से लेकर अधिकरण तक होती है ना। और जो कर्ता कारक है इसका प्रयोग कर्मधारय में नहीं होता है। बहुत काम की चीज़ है ये कि किस विभक्ति कारक का उपयोग कर्मधारय में नहीं होता है, तो होता है आपका कर्ता का प्रयोग नहीं होता है ना। अब आता है कर्म तत्पुरुष में हम देख लेते हैं, ठीक है। कर्म तत्पुरुष से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि जो आपका कर्ता होता है यह इसमें नहीं होता है। जैसे कर्मधारय में इसमें जो को है आपका, ये इसका चिन्ह है। कर्म का चिन्ह क्या है? को, इसका लोप होता है। जैसे चिड़ी मार, चिड़ी मार का जब आप समास विग्रह करो तो क्या होगा? चिड़ी को मारने वाला। चिड़ी को मारने वाला क्या होगा आपका? चिड़ी मार। इसमें जो आपका को है इसका क्या है? लोप है। यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला। यश प्राप्त मतलब यश को प्राप्त करने वाला। उसके बाद है आपका करण। करण का जो चिन्ह है वो क्या है? से या के द्वारा, इसका लोप होता है इसमें। जैसे भयाकुल, भय से आकुल। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। तारो भरी, तारों से भरी हुई। प्रश्नानुकूल, प्रश्न से आकुल। सुर रचित, सुर द्वारा रचित। हैदराबाद, हैदर द्वारा आबाद। तो ये हुआ आपका करण जो कारक है उससे संबंधित उदाहरण। इसमें क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है, जैसे एग्जाम्पल जो रहेंगे वो आपके पूरे किसके रहेंगे? तत्पुरुष समास के ही रहेंगे, है ना। लेकिन इनमें क्या विभक्तियां पूछ लेता है कि इसमें किस प्रकार की विभक्ति है, करण विभक्ति है, संप्रदान है या अपादान है, जो भी है वह इसमें पूछ लेता है। करण में एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो इसमें ये से का प्रयोग हुआ है ये किसके लिए हुआ है?
पास या निकट के लिए हुआ है। यानी कि एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको, जैसे भयाकुल, क्या है भयाकुल, यानी कि भय से आकुल जो होगा आपका वो किस में आ जाएगा, आपका जो करण कारक है वह उसमें आ जाएगा, है ना। तारों भरी, यानी कि जो तारे हैं, तारों भरी रात या तारों से भरी हुई, है ना। इस तरह से प्रश्न आकुल, प्रश्न से आकुल, यानी कि प्रश्न उसके पास है, यानी कि जो चीज़ें पास का बोध कराएगी और उसमें जो विभक्ति होगी वो होगी आपकी करण विभक्ति होगी। संप्रदान, इसमें ये चतुर्थ विभक्ति है आपकी। इसमें के लिए का लोप होता है। किसका लोप होता है? के लिए का। जैसे समाचार पत्र, समाचार के लिए पत्र। उत्तराकांक्षी, उत्तर के लिए आकांक्षी। उत्तरापेक्षी, उत्तर के लिए अपेक्षा रखने वाला। शिवार्पण, शिव के लिए अर्पण, यानी कि इसमें के लिए जो कारक विभक्ति है उसका लोप होता है। अपादान, ये आपकी पंचमी विभक्ति है। इसमें से या अलगाव जो है या दूरी की बात होगी, जैसे गुणहीन, गुण से हीन। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। भयभीत, भय से भीत या डरा हुआ। आशातीत, आशा से अतीत। तो ये जो होता है आपका, ये अपादान कारक होगा। अच्छा, इसमें जो करण वाला जो था, इसमें रोग मुक्त जो है, ये वाला जो है आपका, ये किस में होगा? ये रोग से मुक्त होगा, मतलब कि रोग से दूर हो चुका है। इसलिए जो ये रोग मुक्त है ये किस में आएगा आपका? आएगा आपका अपादान कारक में, क्योंकि वह अलगाव यानी दूर हो गया है उससे, इसलिए क्या आएगा इसमें? अपादान कारक आएगा। वो वहाँ गलती से लिखा गया था। इसके बाद नेक्स्ट है आपका संबंध, जो कि षष्ठवी विभक्ति है। इसमें का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, इस तरह का जो कारक चिन्ह है उसका लोप होता है। जैसे भारत रत्न, भारत का रत्न, है ना। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। आनंद मठ, आनंद का मठ। अमृत धारा, अमृत की धारा। तो इस तरह से ये हमारी विभक्तियां हैं। एक और विभक्ति है इसकी, वो देख लो, अधिकरण। ये आपकी सप्तमी विभक्ति है। में या पर, इसका चिन्ह क्या है? में या पर। जैसे पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। आप बीती, आप पर बीती। आप बीती मतलब आप पर बीती। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। और इसमें हमने देखा कि जो आपका कर्म कारक होता है उसमें क्या होता है? इसका अभाव होता है। तो सॉरी, कर्ता कारक जो है इसका अभाव होता है, और जो कर्म कारक है उसमें यहाँ से प्रारंभ होता है। अच्छा, इसमें यहाँ लिखा था कि जो कर्ता कारक है इसका प्रयोग कर्मधारय में होता है ना, लेकिन जो आपका तत्पुरुष होता है उसमें इसका प्रयोग नहीं होता है। यह अंतर है कर्मधारय और क्या बोलते हैं तत्पुरुष समास में, है ना। जो कर्मधारय हैं आपका, इसमें किसका प्रयोग होता है? कर्ता का प्रयोग होता है। ये याद रखने वाली बात है, क्योंकि बाकी जो विभक्तियां उनका प्रयोग कर्मधारय में नहीं होता है, लेकिन तत्पुरुष में कर्ता को छोड़कर बाकी जितनी भी विभक्तियां हैं उनका प्रयोग होता है। इसके बाद कुछ अन्य तत्पुरुष समास हैं, उनको देख लेते हैं हम कौन कौन से हैं। अलुक तत्पुरुष, जो अलुक तत्पुरुष है इसको देख लो। अलुक का अर्थ है अलोप या लोप का अभाव। जिस तत्पुरुष से पहले पद की विभक्ति का लोप ना हो, जिस तत्पुरुष में क्या हो? पहले पद की विभक्ति का लोप ना हो, उसे क्या कहेंगे? अलुक तत्पुरुष कहेंगे। जैसे ऊट पटांग, ऊट पर टांग, यानी कि बेतुक का सवाल। मनसिज, मन में जन्म लेने वाला, ये होगा आपका मनसिज, जो किसके अंतर्गत आएगा? अलुक तत्पुरुष के। धनंजय, धन को जे करने वाला। वाचस्पति, वाच या वाणी का पति। मृत्युंजय, मृत्यु को जे करने वाला। ये सब किसके उदाहरण हैं? अलुक तत्पुरुष के हैं। इसमें क्या होता है? जो अलोप या लोप का अभाव होता है। उपपद, ये भी आपका तत्पुरुष का ही एक भाग है।
जब प्रथम शब्द संज्ञा या अवयव हो तथा दूसरा शब्द कृदंत हो, है ना। यानी कि इसमें क्या हो कि जो प्रथम शब्द होगा वो क्या होगा आपका संज्ञा या अवयव होगा तथा दूसरा शब्द क्या होगा आपका कृदंत होगा, और जिसका स्वतंत्र उपयोग प्रायः ना होता हो तब उपपद समास कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर जो कृदंत शब्द हैं यह हमने तृतीय में पढ़ लिए हैं। कृदंत और तद्धित क्या होते हैं, है ना। इनके ऊपर हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर, है ना। तो उपपद क्या है कि जिसमें या तो संज्ञा या अवयव हो तथा दूसरा पद क्या हो कृदंत हो, कृदंत हो, और जिसका क्या हो स्वतंत्र रूप से प्रयोग ना हो, वो क्या होता है आपका उपपद होता है। जैसे जलद, जल को देने वाला, जल को देने वाला। यहाँ पर जो जल है, ये जो जल, ये क्या है आपका संज्ञा है, और दा क्या है आपका ये कृदंत है, दा मतलब देना। ठीक है, तो इसका विग्रह क्या होगा जल को देने वाला। महीप, मही को पालने वाला, है ना। खग, खग मतलब खा मतलब होता है आकाश। में गमन करने वाला। कठफोड़वा, काठ को फोड़ने वाला। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं उपपद के एग्जाम्पल हैं। एक आता है आपका न्या समास। न्या मतलब होता है निषेध या अभाव, यानी कि मना करने वाली बात, है ना। जब प्रथम पद आ, अन, ना और ना आदि तथा दूसरा जो पद व संज्ञा या विशेषण हो तो उसमें कौन सा समास होगा न्या समास होगा। यानी कि जहाँ पर आ लग जाएगा आपका या अन लग जाएगा, ये सारे के सारे क्या मना या निषेध वाले या अभाव वाले शब्द होते हैं। जैसे अनंत, क्या लिखा है यहाँ पे अनंत। अनंत का मतलब यहाँ पे आ का मतलब हो गया ना, और अंत यानी कि जिसका अंत ना हो वह होता है आपका अनंत। अनेक, ना एक मतलब कि एक नहीं एक से अधिक है कोई चीज़। अछूत, ना छूत यानी कि जिसको छुआ ना जा सके। अन्याय, जहाँ पर न्याय ना हो वहाँ क्या होगा अन्याय होगा। तो ये हैं आपके न्याय समास, उपपद और अलोप, ये भी तत्पुरुष समास के अन्य भेद हैं। अब हम देखेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय जो समास है आपका, इसमें पहला पद विशेषण या उपमान। उपमान क्या होता है जिसके द्वारा उपमा दी जाए, जिसके द्वारा उपमा दी जाए वो क्या होता है आपका उपमान होता है। और जिसकी उपमा दी जाए वो होता है आपका उपमेय। ठीक है, यानी कि जो पहला पद होगा वो आपका विशेषण या उपमान होगा और दूसरा पद विशेष या उपमेय होगा। जो दूसरा पद होता है इसमें प्रधान होता है। आइए देखते हैं इसको। विशेषण विशेष्य कर्मधारय, इसको क्या दो भागों में बांटा गया आपके कर्मधारय को। एक है आपका विशेषण विशेष्य कर्मधारय और एक है उपमान कर्मधारय। जो विशेषण विशेष्य कर्मधारय हैं इसमें क्या है जब पूर्व पद एवं उत्तर पद विशेषण विशेष्य का संबंध रखते हैं। जब जो पहले वाला जो पद और बाद वाला जो पद है वह विशेषण और विशेष्य दोनों का संबंध बताते हैं तो वहाँ पर विशेषण विशेष्य कर्मधारय होगा। हम विशेषण और विशेष्य के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में, है ना। तो यहाँ पर चर्चा उसकी नहीं करेंगे, सिर्फ इनके एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे अरुणाचल, अरुणाचल, ठीक है, ये क्या है आपका प्रथम पद। ठीक है, इसमें ये टोटल जो है आपका ये क्या है एक समास है अरुणाचल। ठीक है, इसमें जो विशेषण है क्या है अरुण, विशेषण क्या है आपका अरुण है, और विशेष्य क्या है अचल। जो विशेष्य है दूसरा पद है अचल और जो विशेषण है वह है अरुण। ठीक है, और इसका जब हम विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा अरुण है जो अचल, अरुण है जो अचल। नीलकमल, नीला कमल, जो नीला क्या है यहाँ पर विशेषण है ना, और विशेष्य क्या है यहाँ पर कमल। यानी कि इसको इस तरह से भी आप समझ सकते हो कि जितनी भी संज्ञाएं हैं आपकी या सर्वनाम हैं आपके, संज्ञा और सर्वनाम
किसके अंतर्गत आएंगे? विशेष्य के अंतर्गत आएंगे, और उनकी विशेषता बताने वाले को विशेषण कहेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है नीलकमल, यानी कि कमल क्या है आपका? एक संज्ञा है, ठीक है। इसकी विशेषता बता रहा है कौन? नीला। कैसा कमल है? नीला कमल है। ये क्या हो गया आपका? विशेषण हो गया। तो इसका हो जाएगा नीला है जो कमल, है ना। अरुण, अचल, अचल क्या है आपकी? संज्ञा है ये, ठीक है। और इसकी विशेषता बता रहे हैं किस प्रकार का अचल? अरुण, अरुण है जो अचल। लाट साहब, साहब क्या है आपका? यह जातिवाचक आपकी संज्ञा हो गई। और इसकी विशेषता किस प्रकार का साहब है? वो लाट साहब है। लाट मतलब होता है बड़ा, है ना। लाट है जो साहब। अच्छा, इसको इस तरह से और समझ सकते हैं हम कि जब इसका विग्रह करें और उसका तीसरा अर्थ ना निकले, है ना, तो वो किस में आ जाएगा? आपका कर्मधारय में आ जाएगा, ठीक है। और अगर उसका तीसरा अर्थ निकल जाता है तो कहाँ जाता है? वो बहुब्रीहि समास में चला जाता है। तो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो, है ना। उसके बाद आता है उपमान कर्मधारय। जब दोनों पदों, पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान उपमेय का संबंध हो। इससे पहले वाला में क्या था कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में विशेषण और विशेष्य का संबंध था। इसमें उपमेय व उपमान का संबंध है। अच्छा, जो उपमा, उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है, इसको समझ लो थोड़ा सा। जो आपका उपमान होता है, यानी कि जिसके द्वारा उपमा दी जाती है, जिसके द्वारा उपमा दी जाएगी वो होगा आपका उपमान। और जिसकी उपमा दी जाए वो होता है आपका उपमेय। जैसे चरण कमल, यहाँ पर किसकी उपमा दी जा रही है या किसकी विशेषता बताई जा रही है? चरण की विशेषता बताई जा रही है। तो जो चरण है आपका, ये क्या होगा? उपमेय। यानी कि क्या है कि उसकी उपमा दी जा रही है, लेकिन किसके द्वारा दी जा रही है? कमल के द्वारा दी जा रही है। तो यहाँ पर हो जाएगा कमल रूपी चरण। चरण कमल का विग्रह क्या होगा? कमल रूपी चरण। यहाँ पर कमल आपका उपमान और उपमेय होगा आपका चरण। कमलाक्ष, कमलाक्ष क्या है? इसमें कमल जो है आपका उपमान और अक्ष क्या है आपका? उपमेय, यानी कि कमल के समान अक्षी। लोह पुरुष, लोह जो होगा आपका उपमान होगा और उपमेय होगा आपका पुरुष। तो इस तरह से लोह के समान पुरुष। और अच्छा, इसमें जो ये बोला गया मैंने, जैसे लोह पुरुष हो गया, इसका क्या वास्तविक में लोहे के समान कोई पुरुष होता है क्या? नहीं होता है। अगर इसका वास्तविक अर्थ निकल आता तो बहुब्रीहि में चला जाता, लेकिन इसका कोई वास्तविक अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए कर्मधारय में ही रहेगा। मेरा समझाने का मतलब ये है यहाँ पर कि जिसका अगर तीसरा अर्थ निकल जाए वो आपका बहुब्रीहि हो जाता है, और जिसका अर्थ ना निकले आप उसको बेझिझक किस कैटेगरी में डाल सकते हो? कर्मधारय की कैटेगरी में डाल सकते हो। नेक्स्ट है आपका द्विगु समास। द्विगु समास क्या है? इसमें उत्तर पद प्रधान तथा प्रथम पद संख्यावाचक होता है ना। यानी कि जो इसका उत्तर पद, यानी कि जो बाद वाला पद होगा वो कैसा होगा? या तो संज्ञा होगा, है ना, और प्रधान भी होगा वो। और जो प्रथम पद है वो कैसा होगा? संख्यावाचक होगा, यानी कि उसमें संख्या का आभास होगा। जैसे दूधारी, क्या लिखा? दूधारी, यानी कि दो धारी वाली। अर्थ क्या होती है? तलवार होती है दो धारी वाली। यानी कि यहाँ पर गिनती की बात हो रही है, दो। कितनी धारी है? दो धारी। तो इसमें जो प्रथम पद है वो कैसा आया है आपका? संख्यावाचक आया है ना। अठन्नी, अठन्नी मतलब 8 आनों का समाहार या समूह। शताब्दी, शत या 100 अब्दों मतलब वर्षों, यानी कि 100 शब्दों का समूह। पशेरी, पशेरी क्या होता है? 5 शेरों का समूह। यानी कि यहाँ पर हमने देखा कि जिनमें भी संख्या आती हो प्रथम पद में, वो सब के सब किस में चले जाएंगे? आपके द्विगु समास में चले जाएंगे। अब आता है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, योजक चिन्ह लगा होता है। इसके अलावा और, अथवा, एवं या शब्दों का लोप होता है।
यानी कि द्वंद्व में क्या होगा, दोनों पद होंगे प्रधान होंगे, योजक चिन्ह का लोप होगा, है ना। उसके अलावा अथवा, एवं, या इन शब्दों का लोप होगा और योजक चिन्ह आपका क्या होगा, लगा रहेगा। ठीक है। जैसे इसको जो द्वंद्व समास है उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक है आपका इतरेत्तर, दूसरा है समाहार और तीसरा है वैकल्पिक। इनको समझेंगे, इतरेत्तर क्या होता है, समाहार क्या होता है और वैकल्पिक क्या होता है। इतरेत्तर समास क्या होता है, यह किसका भाग है ना। तो इतरेत्तर जो समास है आपका वह द्वंद्व समास का ही भेद है। इसमें और तथा जैसे शब्द जुड़े होते हैं, यानी कि जिसमें और या तथा शब्द जुड़े होंगे वह किस समास के अंतर्गत रहेंगे, इतरेत्तर द्वंद्व समास के उदाहरण रहेंगे। जैसे राधा कृष्ण, तो इसमें और का लोप है, राधा और कृष्ण। लाभ हानि, लाभ और हानि। 38, 8 और 30। कंद मूल फल, कंद और मूल और फल। यानी कि जिसमें और या तथा जैसे शब्द जुड़े हों, है ना, वह कौन सा समास होगा आपका, इतरेत्तर। एक बार और बता देता हूँ, जैसे राधा कृष्ण, तो आप जब बोलोगे तो क्या बोलोगे, राधा और कृष्ण, है ना। लाभ हानि, लाभ और हानि। 38, 8 और 30। कंद मूल फल, कंद और मूल और फल। समाहार, समाहार में क्या होता है, जो पद दिए हैं उसी प्रकार का अन्य अर्थ निकलता है। कैसे, जैसे यहाँ लिखा है रुपया पैसा, क्या लिखा है, रुपया पैसा। तो जब आप इसका विग्रह करोगे तो क्या होगा, रुपया पैसा आदि। अच्छा, रुपया पैसा में क्या आ जाता है आपका, रकम या संपत्ति, ये आती है आपकी, है ना। यानी कि इसमें जो है आपका उसके जैसा ही अर्थ निकले। जैसे रुपया पैसा आदि, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, रकम, संपत्ति। ये जीव जंतु, जीव जंतु का मतलब होता है जानवर, जीव जंतु आदि। बहु बेटी आदि, यानी कि बहु बेटी किस में अंतर्गत, औरत के अंतर्गत। खान पान आदि मतलब खाना, यानी खान पान को अपन क्या बोलते हैं यार, बोलते हैं कि यार इनका खान पान अच्छा है, मतलब इनका खाना अच्छा है। ये बहु बेटियां हैं, मतलब औरतें की कैटेगरी में आ रहे। जीव जंतु किसकी कैटेगरी में आ रहा है, जानवर की। रुपया पैसा किसके, रकम या संपत्ति के। तो ये होता है एक समूह के रूप में जिनका प्रयोग किया जाता है, वो होता है आपका समाहार। अब आता है नेक्स्ट वैकल्पिक। वैकल्पिक जो होता है इसमें या, अथवा या विलोम शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे धर्माधर्म, धर्माधर्म यानी धर्म या अधर्म। लेन देन, लेना या देना। हाँ न, हाँ ना, हाँ या ना। ठंडा गरम, ठंडा या गरम। यानी कि जिसका विग्रह करने पर आपको या, अथवा ये वाले शब्द आएंगे तो होगा वैकल्पिक, और जिसमें समूह का बोध होगा वह समाहार, और इतरेत्तर जो होगा जिसमें और या तथा का प्रयोग होगा वह होगा आपका इतरेत्तर। अब लास्ट समास है हमारा ये बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या है, जिसमें दोनों पद प्रधान नहीं, जिसमें क्या होता है दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं। और अभी हमने द्वंद्व में देखा कि दोनों पद प्रधान होते हैं, लेकिन बहुब्रीहि में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं। इसका जो पहला पद होता है वो विशेषण होता है और दूसरा पद क्या होता है आपका, संज्ञा होता है। अच्छा, अब इसके जो उपभेद हैं वो कितने हैं, 4, है ना। कौन कौन से हैं, समानाधिकरण, व्याधिकरण, तुल्य योग और व्यतिहार। इनके ऊपर चर्चा करते हैं। आइए, जो समानाधिकरण है आपका, इसमें क्या होता है, समान विभक्ति वाले शब्द आएंगे। क्या होंगे इसमें, जितने भी समान विभक्ति वाले शब्द हैं, जैसे त्रिनेत्र, सहस्त्राक्ष। सहस्त्राक्ष किसका नाम है, सहस्त्र है अक्षी जिसकी अर्थात इंद्र। दशमुख, एकदंत। दशमुख कौन है, जो दशानन रावण है वो। एकदंत अर्थात कौन है आपके, गणेश जी हैं। त्रिनेत्र अर्थात क्या हो जाएंगे आपके, शिव शंकर। तो ये हो गए आपके समानाधिकरण के अंतर्गत। और व्याधिकरण में क्या होता है, इसमें क्या होती है, जो विभक्ति होती है वो असमान होती है। जैसे वीणा पाणी, यानी कि क्या होगा, वीणा पाणी,
यानी कि जिनके हाथों में वीणा है अर्थात सरस्वती। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले अर्थात कृष्ण। चंद्रमौली, यानी कि जिनके मस्तक पर चंद्र हैं अर्थात शिव, है ना। ये हो गए आपके व्याधिकरण में। तुल्य योग, तुल्य योग में क्या है, इसमें पहला पद सा से शुरू होता है। जो तुल्य योग होता है उसमें सा से शुरू होगा। जैसे सचेत मतलब चेतना के साथ, सा शरीर यानी कि शरीर के साथ, सबल बल के साथ, साहस, है ना, और संदेह। इस तरह से जो सा से शुरू होंगे वो होंगे आपके तुल्य योग। और जो आप नेक्स्ट है अपना व्यतिहार, इसमें घात प्रतिघात का सूचक होता है। व्यतिहार क्या होता है, घात प्रतिघात का सूचक होता है। जैसे लाठा लाठी, गाला गाली, मुक्का मुक्की, बाता बाती। यानी कि इसमें आपने एक चीज़ गौर करी होगी, जैसे लाठा लाठी एक स्त्रीलिंग, एक पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग। गाला गाली पुल्लिंग स्त्रीलिंग, है ना। मुक्का मुक्की इस तरह से, या बाता बाती जो होता है, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, व्यतिहार के अंतर्गत आएंगे। और इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जिसमें तीसरा अर्थ निकले आपका, वो किस में आ जाएंगे, आपके बहुव्रीहि समास में आ जाएंगे। यहाँ पर मैंने सभी जो समास हैं उनके पद लिखे हुए हैं। जैसे प्रथम पद किस में प्रधान होता है, अव्ययी भाव समास में। उत्तर पद किस में होता है, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास में। और जिसमें दोनों पद प्रधान होंगे वह कौन सा होगा, द्वंद्व समास। और जिसमें दोनों पद आप प्रधान होते हैं वह होता है आपका बहुव्रीहि समास। इसको समझने का एक तरीका और मैं आपको बताता हूँ, रिकॉल भी हो जाएगा आपका। जैसे कि अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास जो होता है, इसमें क्या होता है, प्रथम पद अव्यय होगा या उपसर्ग होगा, ठीक है। और जो तत्पुरुष समास होगा इसमें विभक्तियों का लोप होगा। इसमें कर्ता विभक्ति नहीं होती है ना। कर्म से लेके कहाँ तक होती है, अपने संप्रदान अधिकरण तक ये पूरी पूरी विभक्तियाँ होती है। 8 विभक्ति में से 7, और ये जो आपका कर्म वाला होता है यह नहीं होता है। और जो द्विगु समास होता है इसमें प्रथम पद संख्यावाचक होता है, कर्मधारय। इसमें विशेषण विशेष्य होते हैं, ठीक है। और जो द्वंद्व होता है इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। और जो बहुव्रीहि होता है इसमें तीसरा अर्थ निकलता है। इसमें कन्फ्यूज होने वाला नहीं है, बात नहीं है कि जैसे द्विगु समास हो गया, इसमें अगर मान लिया कि प्रथम पद संख्यावाचक है और अगर उसका तीसरा अर्थ निकल जाता है तो वह किसके अंतर्गत आ जाएगा, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे तिरंगा, है ना, तीन रंग का अर्थात तिरंगा, है ना, ये किसके अंतर्गत आ जाएगा आपका। अगर ये मान लीजिए आप तो कि जिसका सीधा सीधा अर्थ निकल जाए, तीसरा अर्थ निकले, वो सब किस में आ जाएंगे, बहुव्रीहि में। और अगर नहीं निकले तो वह हो जाएंगे आपके कर्मधारय में। और अगर संख्यावाचक है तो वह किस में हो जाएंगे, द्विगु में हो जाएंगे। और द्वंद्व में क्या होगा आपका, दोनों पद प्रधान होंगे। इसमें जो होता है प्रधान के साथ साथ योजक चिन्ह भी लगा होता है इसमें। इस तरह से यह हमारे समास का पूरा टॉपिक समाप्त होता है। आशा है आपको यह समास का जो टॉपिक है समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।